मतलब जब मैं पीएटी की तैयारी कर रहा था यस उस सर। टाइम पे एक भैया। रेंजर यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, मैं आपको रियल तैयारी मैंने 2022 में जब मैं इंदौर आया, अच्छा सर। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी है यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया आपका फॉरेस्ट रेंजर। जी। फ्रेंड्स जो कि बिल्कुल किसान फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको क्या इसका तैयारी करना चाहिए, इसके साइड जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर टाइम भी मांगता है। हर बंदा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते। तो आपके पास रखे होगी, क्या कैसा था अगर रखा हो आपके पास? सारे क्वालिफाई हुए हैं और वहाँ पे जो ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी थे वो भी बता रहे थे कि पिछले 17-18 साल से हम लोग वो बिल्कुल आने वाले समय में आईएफएस बन के आएंगे हमारे बीच। यस सर, तो बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। बिल्कुल लग रहा है सर। आप मतलब एक व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है ना सर, वो सब व्यक्तित्व पूरा डिफाइन कर देती है सर, बोलने की जरूरत नहीं आज पड़ती। बिल्कुल सर। आपने इस काबिल हमें समझा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा मत बोलो सर, हमारा छोटा चैनल है, बस आप आए सर, इतना ही बहुत बड़ी बात। जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, सर से प्रॉपर डिस्कस करेंगे। आप लोग बहुत टाइम से क्वेश्चन कर रहे थे मेरे से कि भैया फॉरेस्ट रेंजर या डीएफओ के बारे में प्रॉपर कैसे तैयारी की जाए। जो जिसने क्वालिफाई किया है उससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप जानेंगे, ठीक है, डिटेल में। और कैसी रनिंग का एक्सपीरियंस क्या रहा, सैलरी वगैरह, कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया, जर्नी कैसी रही। शिवम त्रिलोक सर है, और सबसे पहले आपको बता दूं, ये जेएनकेबीवी जवाहरलाल जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है जबलपुर में, वहां से स्टडी की है। तो प्रॉपर जर्नी जानने वाले हैं, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपके डाउट्स हो तो मैं सर का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपना दे दूंगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप डाउट्स यहाँ पे आस्क कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते फिर। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कुछ, कहाँ से स्टडी किया और कहाँ से आपका ऐसा मूड बना कि चलो फॉरेस्ट के साइड चलते हैं। थोड़ा सा कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करें सर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम तिरोले है और मैंने राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 में रेंजर के पद पर चयनित हुआ हूँ। मेरी 12वीं रैंक रही थी। जैसा कि भाई ने बताया, मैंने अपना ग्रेजुएशन जेएनकेवीबी से करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की ओर रुख किया और पहले मेरा प्लान सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए था। यस सर। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला है कि फॉरेस्ट सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है और मतलब सिविल सर्विसेज में अगर 2-3 पोस्ट को छोड़ दे अच्छा सर, कौन तो कौन सा ऐसी सर? कोई पोस्ट नहीं है जो फॉरेस्ट रेंजर या एसीएफ से ज्यादा अच्छी है। अच्छा सर। इनफैक्ट मैं तो 2 या 3 पोस्ट को ही उसके ऊपर रखता हूँ। बाकी सबसे बेस्ट जॉब है, जॉब अच्छा, अपॉर्चुनिटीज अच्छी है सबसे आपके पास। बेस्ट फिर साथ मतलब? में अगर आपको अच्छा मतलब नेचर के बीच रहना आपको पसंद हो। हाँ सर, आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट एसीएफ है कि फॉरेस्ट रेंजर है? जी, मेरे अकॉर्डिंग तो एसीएफ के लिए जाना चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट रेंजर भी, जैसे अभी मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, वहां पे भी हमारी ये चर्चा चली थी। ओके। अक्सर ये कहा जाता है कि जो एसीएफ और रेंजर है इनमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाला रिलेशन रहता है। अच्छा सर। जो एसीएफ है वो राष्ट्रपति की पोस्ट होती है और जो रेंजर है वो प्रधानमंत्री की रहती है। मतलब पद राष्ट्रपति का है, अगर आपको पद से अच्छा लगाव है तो आप राष्ट्रपति बन के कार्यपालिक क्षेत्र में जा सकते हो। यस सर। और अगर आपको फील्ड वर्क चाहिए यस सर। कि आपके पास ज्यादा पावर्स हो, आप फील्ड पे जाके धरातल पे जाके योजनाओं का क्रियान्वयन करें, लोगों के साथ जुड़ाव रखे, तो आपको रेंजर प्रीफर करना चाहिए। आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को वर्दी से ज्यादा लगाव होता है, 3 स्टार बिल्कुल मिलते बिल्कुल हैं, वो सर। रेंजर में मिलते हैं, तो फिर आप रेंजर में जा सकते हो। तो तो आप ये लोग को चीज वेरी करती है हाँ पर्सन के सर, अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे एसीएफ जो है असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट है, जो कि फॉरेस्ट रेंजर से थोड़ा सा हाईएस्ट रैंक की पोस्ट है ना। तो उसका कट ऑफ भी सर थोड़ा सा हाई जाता है, मैंने सुना है, एज कंपेरिजन फॉरेस्ट रेंजर। तो हाँ। सर का जो है एज अ फॉरेस्ट रेंजर यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, मैं आपको बता दूं। इंटरव्यू और प्रॉपर प्री मेंस क्वालिफाई है, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट सर अभी थोड़ा सा आप ये बताइए कि आपने बीटेक के साथ साथ फॉरेस्ट रेंजर, मतलब आपके, जबकि मैंने ऐसा बीटेक के बहुत सारे स्टूडेंट सुना है कि वो कैट वगैरह ऐसा कुछ जाते हैं, बट आपने एकदम से पूरा चेंज ही कर दिया सर फॉरेस्ट रेंजर की साइड। क्यों सर, मतलब सैलरी वगैरह का या ऐसा कुछ था आपका कि सैलरी अच्छी है, रेपुटेशन? देखिए, मेरा पहले तो शुरुआत से ही मेरा उद्देश्य था कि मुझे जाना गवर्नमेंट सर्विसेज में ही है। अच्छा तो सर। इसलिए मैंने बीटेक के बाद गेट या फिर केट का रुख नहीं किया। जैसे कि मेरे बैचमेट्स ऑलरेडी आईआईटीज में हैं और अच्छी खासी जॉब पे हैं। यस। लेकिन मेरा गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने का था और एमपीपीएससी तैयारी करने का ही मुख्य उद्देश्य था। तो जैसे लॉकडाउन के बाद हमारे कॉलेज की क्लासेस में थोड़ी सी कमी आई। उसके बाद से हमारे यहाँ इंदौर में, मतलब जब मैं पीएटी की तैयारी कर रहा था, यस उस सर। टाइम पे एक भैया थे जिनसे काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी। अच्छा। तो वो लंबे समय से, मतलब पिछले लगभग 2018 से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने भी फर्स्ट टाइम में ही इंटरव्यू
कॉल उनका आया था 2019 में। अच्छा सर। तो 19-20 का इंटरव्यू कॉल उनका आया हुआ था, तो उनके संपर्क में लगातार बना हुआ था। तो अच्छा। उन्होंने मुझे इंदौर बुला लिया और उनके साथ आके फिर मैंने यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दी। तो सर आपने मतलब कौन सी सन से तैयारी करना स्टार्ट किया था, 18-19 या कौन सी सन से प्रॉपर? मैंने बेसिक 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 चीजें तो वैसे मैंने 2021 से देखनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन रियल तैयारी मैंने 2022 में जब मैं इंदौर आया, अच्छा सर। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी स्टार्ट की थी, प्री और मेंस की। अच्छा सर। तो तो मतलब 2021 में चूंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था, अच्छा उस सर। दौरान प्री निकल गया था मेरा फॉरेस्ट का भी और सिविल का भी। अच्छा सर। तो 2021 के बाद से जो पीएससी के एग्जाम्स थी वो लगातार होने लगी थी। अच्छा सर। तो मेंस की तैयारी के लिए मुझे उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज का मेंस निकाल पाऊंगा इस बार। अच्छा सर। तो फिर मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज का रुख किया, जैसे कि मुझे बाकी लोगों से भी पता चला, कुछ दोस्त भी थे जो फॉरेस्ट सर्विसेज में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, अच्छा उन्होंने सर। जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया, तो मैंने फिर उस और रुख किया। अच्छा सर, मतलब प्रॉपर आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया आपका फॉरेस्ट रेंजर। जी और ओवर जी। रैंक सर आपकी 12 लगी है या कैटेगरी वगैरह सर ऐसा कुछ? ओवरऑल ऑल रैंक ओवर रैंक 12 है मेरी। 12 है सर। अच्छा, अब मतलब अभी सर कितना पोस्ट आया था इसका जब आपने एग्जाम दिया था उस टाइम पे? पोस्ट लगभग 60 या 60 के आसपास पोस्ट थी, जिसमें से ओबीसी के लिए 15 पोस्ट थी और मेरा प्री चूंकि ओबीसी से क्वालिफाई हुआ था। हाँ, अच्छा। एक बात ये है कि यहाँ पे रोस्टर सिस्टम चलता है मेंस में। अच्छा सर। मतलब ऐसा काम है कि अगर आपका प्रीलिम्स ओबीसी से निकला है, अच्छा सर। आपकी कैटेगरी से निकला है, तो मेंस में भी आपको आपकी कैटेगरी और फाइनल रिजल्ट में भी आपकी कैटेगरी में ही आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। अच्छा सर। जैसे ओबीसी के लिए 15 पोस्ट आई थी, तो मेरे लिए सिर्फ वो 15 पोस्ट ओपन थी, यूआर की पोस्ट मेरे लिए ओपन नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा सर। अगर आपका प्री यूआर से निकलता है, तो वो यूआर की पोस्ट आपके लिए फिर मेंस और इंटरव्यू में ओपन हो जाती है। मैं आपको लोग यहाँ पे एक बात बता दूं, फॉरेस्ट रेंजर में वैसे आपका बीएससी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, देन आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीटेक वगैरह भी एलिजिबल है, जहां तक मैं सही हूँ सर, है ना? जी, मेरा बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग था। हाँ, तो आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, हॉर्टिकल्चर से हो, फॉरेस्ट्री से हो, बिल्कुल आप जो है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। अच्छा सर, आप ये बताओ मेरे को, क्या एक स्टूडेंट जो कि बिल्कुल किसान फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको क्या इसका तैयारी करना चाहिए, इसके साइड जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर टाइम भी मांगता है, हर बंदा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाता, है ना? तो सर क्या जाना चाहिए फॉरेस्ट रेंजर की साइड, या थोड़ा बहुत कहीं और, मतलब थोड़ा सा आप सजेशन कर सकते हैं? देखिए, मैं अपनी स्थिति बताता हूँ। हाँ सर। मैं भी एक किसान फैमिली से हूँ। मेरे अच्छा। घर भी सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन है और हम बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अच्छा सर। आर्थिक समस्याएं होती है, हाँ सर। लेकिन अगर आप एक सही डायरेक्शन और सही सोर्सेस का इस्तेमाल करके आप पढ़ते हो, तो बिल्कुल आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हो। अच्छा। लेकिन एमपीपीएससी एक ऐसी एग्जाम है जहाँ पर अनिश्चितताएं बहुत है। हाँ सर, वो तो है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इंटरव्यू तक जाके वहां से बाहर हो जाते हो। अच्छा सर। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका प्री नहीं निकलेगा। हाँ सर। तो इसमें क्या है, आपको पेशेंस की और साथ में कंटिन्यूटी की, दो अच्छा सर। चीजों की बहुत जरूरत जरूरत पड़ेगी। साथ ही आपको सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। वो तो है सर। तो मेरे विचार से कम 2 साल 3 साल तक तैयारी करना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है, तो अच्छा सर। अल्टरनेट जॉब सोर्स देखकर फिर साथ में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली आपको क्या होता है, एक बेस बनाना होता है। एक बार बेस बनने के बाद आपको उतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हाँ सर। पड़ते। इनिशियली एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो सर आपने मतलब आपने ये भी ट्राई किया होगा जब आप फॉरेस्ट रेंजर में आओ, तो आपने आईएफएस का भी कहीं ना कहीं सोचा तो होगा कि चलो आईएफएस कभी ऐसा सोचा है कि सीधा सिविल में जाने का था पूरा यूपीएससी से? सोचा तो था, लेकिन जैसे कि आपने भी बताया, वही एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं हाँ और सर। टाइम का इशू रहता है कि पहले तो फैमिली के लिए कोई जॉब सोर्स या फिर किसी इनकम सोर्स को तलाशना बहुत ज्यादा जरूरी था। हाँ सर। तो इसलिए मैंने फॉरेस्ट रेंजर और एसीएफ के लिए ही पहले ट्राई किया था, आईएफएस का मैंने नहीं सोचा था। अच्छा। अब यदि आगे ऐसा होता है तो हम्म। फिर सोचेंगे, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने। हाँ, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो बिल्कुल। हाँ। तो जी। वैसे सर मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी आपने कहाँ से, प्री का सबसे पहले थोड़ा सा कुछ बताइए कि आपने कहाँ से क्या चीज़ों को पिक करना स्टार्ट किया, यूट्यूब से या फिर किसी पर्टिकुलर किसी कोचिंग को ऐसा ज्वाइन किया हुआ था? थोड़ा सा आप इसके बारे में, अगर कोई स्टार्टिंग करना चाहे तो। देखिए, स्टार्टिंग करने के लिए मैं बताऊं, हाँ सर। मैंने किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था, ना ही कोई कोचिंग फॉलो की थी। ओके सर। सबसे ज्यादा जरूरी है आपके सोर्सेस पर आपका भरोसा। यस सर। ठीक है। आप हम क्या करते हैं, मार्केट में ये सोर्स है, ये उठा के ले आए। हाँ किसी सर। भैया ने बोला कि यार वो वाली कोचिंग की और भी अच्छी है, तो वो भी ले आए।
हाँ सर। अगली कोचिंग की ओर बेचे तो वो भी ले आए, ढेर लगा लिया और एक एक बार सबको पलटा लिया। अब हमें क्या लगता है, हमने तो 10 बुक पढ़ ली है भाई, हमको तो सब आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। आप हाँ क्या करो, एक सोर्स को फिक्स करो, उसी हाँ सर। सोर्स में आपके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसी सोर्स को आपका अंडरलाइन हाईलाइट करो और उसको ही कम से कम 6 से 7 बार अगर आप पढ़ लोगे तो ज्यादा सोर्स पढ़ने की अपेक्षा उस एक सोर्स से आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्डअप होगा। सर हमें क्या करना है, सिर्फ एट्टी मतलब परसेंट पे फोकस करना है, 100% की ओर हमें नहीं जाना है। अच्छा और सर। 100% को इंसान कर भी नहीं सकता है, भले ही आप 50 सोर्स पढ़ लो। बट सर आपने आपने अभी जिक्र किया शॉर्ट नोट्स का, तो ये सर बहुत मतलब अहमियत रखते हैं क्या शॉर्ट नोट्स? आपने प्रॉपर मतलब कैसे शॉर्ट जी, नोट्स बनाए थे आपने, किस टाइप से? देखिए होता क्या है हाँ सर। कि एग्जाम के 15 दिन पहले तक तो हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, यस सर। ठीक है, सब कुछ फैला लेते हैं, लेकिन फैलाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सबको समेटना। बिल्कुल सर। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो आपका पढ़ना किसी काम का नहीं है। हाँ वो तो यहाँ है। तक कि एग्जाम के 2 दिन पहले तक भी आपने अगर चीजें पलटा ली है तो वो चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी। और एग्जाम में क्या होता है, नॉलेज से ज्यादा कॉन्फिडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यस सर। तो शॉर्ट नोट या तो आप कुछ चीजों के एक अलग से पेज पे बना लो जो फैक्ट फैक्ट रहते हैं, यस जिसको सर। आप 1 घंटे में पूरा रिवाइज कर पाओ। हाँ सर। या तो फिर जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, बुक में क्या होता है कि पूरा पेज हमारे काम का नहीं है, उसमें कुछ चीजें ही काम की रहती है। तो आपको क्या करना है कि उस पेज में जो जो काम की चीजें हैं वो एक पेज में साइड में आप लिख लो। तो जब भी आप उस बुक को पढ़ोगे, बुक को एक बार पढ़ लिया, सेकेंड टाइम पे आपको वो सारी चीजें नहीं पढ़नी है, हाँ क्योंकि वो सर। चीजें टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल सर। टाइम लेगी उतना ही। तो पहले फर्स्ट रीडिंग आपको अगर 10 दिन में कंप्लीट हो रही है तो सेकेंड रीडिंग आपकी 2 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अच्छा तो मैं सर। आपको मेरे वैसे नोट्स वैसे बताऊंगा कि मैं किसे हाँ शॉर्ट नोट्स हाँ बता सर, थोड़ा सा लिखता नोट्स हूँ। भी आप दिखा दीजिएगा। बट सर मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कुछ बुक्स आप प्री के लिए सजेस्ट कर सकते हो कि एक दो बुक्स स्टूडेंट को परचेज कर लेनी चाहिए, तो कौन कौन से ठीक है, रहेंगे? देखिए मैं जो मेरी प्री की स्ट्रेटेजी है वो मैं बताता हूँ। मेरी मतलब 2021 के बाद से लगातार प्री निकली है। अच्छा सर। तो मेरा एक ही एम रहता है कि मेरे जो नोट्स हैं मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ, मैं दूसरे नोट्स की तरफ जाता नहीं हूँ। अच्छा सर। ठीक है, हाँ तो सर। जो नोट्स मैंने फॉलो किए थे वही मैं नोट्स आपको बता देता हूँ हाँ सर। कि जैसे 10 यूनिट्स होती है प्री में, अच्छा सर। ठीक है। हिस्ट्री जो होती है, हाँ सर। हिस्ट्री और जियोग्राफी हाँ सर। और पॉलिटी, ये अच्छा। तीनों नोट्स आप आकार आईएएस के ले सकते हो। आकार आईएएस। अच्छे नोट्स, अच्छा हाँ, सर। प्रीलिम्स के लिए। अच्छा सर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये इंडियन है, ठीक अच्छा। है। एमपी के लिए आप परीक्षा दाम खरीद लो, मोर अच्छा। देन सफिशियंट है, अच्छा सर। ठीक है। यूनिट 7 और यूनिट 9 अच्छा सर। उसके लिए परीक्षा दाम खरीद लो। अच्छा, परीक्षा धाम। यूनिट 8, हाँ, परीक्षा दाम जो होती है, अच्छा सर। और ठीक है। यूनिट 8 के लिए होती है, यूनिट 8 में पूछता है करंट अफेयर्स। हाँ सर। तो करंट अफेयर्स में आप एमपी के लिए ले सकते हो एग्जामपीडिया। अच्छा सर। और एक आप जो इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स रहता है उसके लिए आप स्पीडी खरीद सकते हो। अच्छा सर। मैं यहीं से प्रिपरेशन करता हूँ। और एक बचता है हमारा ट्राइबोलॉजी जो जनजाति वाला होता है, तो उसके लिए निर्माण आईएएस की बुक सफिशियंट है। सफिशिएंट है। अच्छा सर। तो हाँ, ये जीएस के लिए होता है। मैं इतने सोर्स फॉलो करता हूँ। सर कुछ आप अपने और मेरे शॉर्ट साथ नोट्स। वाले भी जो रहते हैं, अच्छा सर, आप मेरे अपने साथ शॉर्ट वाले भी नोट्स जो है, क्या बोल रहे हो सर आप? हाँ, क्या बोल बोलो रहे बोलो। हो आप? बोलो क्या बोल रहे थे सर? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं भी और मेरे साथ वाले भी यही सोर्स फॉलो करते हैं और सबका प्री हर बार निकलता ही है लगभग। अच्छा सर, तो आपके साथ वाले कितने लोग थे सर जो अभी प्रॉपर सिलेक्शन ले चुके हैं? देखिए मेरे साथ वाले एक तो मेरे साथ में ही है भैया, कपिल भैया, जो मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं, मुझे इंदौर बुलाने के पीछे उन्हें कहा था। वो अभी फिलहाल नायब तहसीलदार पद पर चयनित हुए हैं। वाह सर। साथ ही साथ वो अभी फॉरेस्ट रेंजर के पद पे भी चयनित हुए, उनकी 3rd रैंक थी। मतलब सर पूरा उसके अलावा बैकग्राउंड प्रॉपर, मतलब एकदम सजा हुआ बैकग्राउंड था, बस मेहनत करना था अपने को। बिल्कुल बस मेहनत करना था और एक सही डायरेक्शन में, बोल रहा हूँ डायरेक्शन बहुत जरूरी है बहुत कि इंपॉर्टेंट है आपको, सर। हाँ मैं बताऊँ आपको ना, कितना पढ़ना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि तो आपको भंडार है ये सर। पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। हाँ सर, क्योंकि एमपीपीएससी में भंडार है सर सिलेबस का, बिल्कुल। बहुत भंडार है और बहुत भटकाव है। हाँ सर। सर आप अपना थोड़ा सा भटक शॉर्ट जाओगे नोट्स, तो आप वहीं रह जाओगे। आप सर थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स दिखा सकते हो? आपके पास रखे होगी क्या, कैसा था? अगर रखा हो आपके पास तो आसपास कहीं ठीक है, तो मैं ठीक अपने है। शॉर्ट नोट्स दिखाता हूँ। हाँ सर, देखिए थोड़ा सा। जैसे मेरे पास अभी ये, मैं अभी यही पढ़ रहा था, एग्रीकल्चर के डाटा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी एग्रीकल्चर पढ़ रहा था तो ये मैंने डाटा अलग अलग निकाल के रख लिया है अच्छा सर। एक पेज में। हाँ सर, तो प्रॉपर यही इस टाइप से आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए थे? हाँ, इस टाइप से शॉर्ट नोट्स रहते हैं। और जैसे कोई सी बड़ी बुक है जिसके नोट्स बनाने में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, तो ज्यादा चीजें नहीं लिख सकता मैं, अच्छा सर। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा। बेसिकली आप लोग देख सकते हो, सर ने प्रॉपर नोट्स यहाँ पे बना रखे हैं, और ये होता है प्रॉपर डेडिकेशन, है ना?
और ये सारी चीजें मैं एमपीपीएससी को निकालना मजाक की बात नहीं है। और ये एग्जाम जो है डेडिकेशन से क्लियर होते हैं। आप देख सकते हो सिर्फ 15 सीट में 12 रैंक आपका ऑल ओवर एमपीपीएस में लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो अगर आप फॉरेस्ट रेंजर या असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो। तो ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो अपने जूनियरों के साथ जरूर इसको एक बार शेयर कीजिएगा ताकि प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाए, है ना। तो ऐसा मत सोचना जॉब बहुत कम आ रही तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोच के जो है प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते हैं, है ना। तो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। हाँ सर। हाँ, ये देखिए मेरे नोट्स हैं। हाँ सर। अ, देख सकते हो भाई मैं आप क्या मेरे करता हूँ, नोट्स। जैसे हाँ ये जो एक पेज है पूरा, हाँ सर। उस टाइम पे परीक्षा नाम नहीं आए थे जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। अच्छा सर। तो मैं क्या करता था, इस पेज में जो जो काम काम की चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। आप देखिए, देख सकते हैं ये चीजें। ये आपको डेडिकेशन दिख रहा है, देख रहे हो आप, मतलब। तो मैं जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़ता हूँ तो ये जो जितने भी पेज है, ये जैसे हीरा है, इसके लिए मुझे ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं क्या पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, ये जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है मेरी राइटिंग में। अच्छा अच्छा सर। जैसे चीनी मिट्टी है, तो हाँ इसके लिए सर। इतना पढ़ने से बेटर है सिर्फ ये एक दो लाइन आप पढ़ लो। अब जैसे ये है, यहाँ पे मैंने इसको काट दिया है। क्यों काट दिया है? क्योंकि इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैंने एक जगह लिख लिया है ये सब कुछ। ये देखिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट रीडिंग अगर आपकी 10 दिन में हो रही है तो सेकेंड रीडिंग आपकी 2 दिन में कंप्लीट आराम से हो जाएगी, अगर ऐसा आप करोगे तो। ठीक है, मैं आपको अपने मेंस के भी नोट्स दिखा देता हूँ जो मैंने बनाए हैं एक एक यूनिट वाले। हाँ सर, वो थोड़ा मेंस का भी दिखा दीजिए आप। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, है ना, कि कैसे क्या नोट्स ये बनाते हैं उस देखिए आपके मैंने पेज के ये ऊपर। 2 पेज में अपनी एक यूनिट कंप्लीट करके रखी है। अच्छा सर। ये देखिए, जैसे जैविक गढ़ी है, तो ये अगर आप बुक में पढ़ोगे तो आपको 4 से 5 पेज में मिलेगा। मैंने उसको एक पेज में कंसाइज करके रख लिया है। ये है शॉर्ट ठीक नोट्स। है, हाँ। ये शॉर्ट नोट्स होते हैं। कुछ चीजें आपको टेबुलर फॉर्म में करनी है, जैसे ये है। तो अच्छा सर। आपको क्या करना है, पहले मैंने क्या किया है, कुछ कॉमन कॉमन चीजें निकाल ली है कि अब मैं जब भी आंसर लिखूंगा हाँ सर। तो वो मैं इन 4 पॉइंट्स को लेके लिखूंगा। बिल्कुल अब ठीक वो है। कुछ भी पूछ ले, चाहे वो वात पूछे, पित्त पूछे या फिर कफ पूछे, तीनों पूछेगा तो मुझे ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अच्छा चार सर। पॉइंट्स में मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर लूंगा। अच्छा। तो ये कॉमन चीजों पे थोड़ा सा हमें काम करना चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था, क्या इसमें इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा योगदान है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स परेशान होते हैं इंग्लिश वाले, तो ऐसा कुछ मैटर करता है क्या, हिंदी इंग्लिश? देखिए, ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। हाँ सर। हाँ, एक चीज ये है कि एमपीपीएससी के लिए जो कंटेंट है वो हिंदी मीडियम में ज्यादा अवेलेबल इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला है कि आप एक सोर्सेज फिक्स कर लो कोई से भी, अच्छा। तो उस एक सोर्सेज पे आप काम करना करो। लगभग 80 to 90% कंटेंट सेम होता है। और मेरी बात मानिएगा, वही कंटेंट आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होगा, तो सर वही आप। आपका सिलेक्शन कराएगा। बाकी जो 10% टफ चीजें हैं वो सभी के लिए टफ है, अच्छा सर। तो आप उनके पीछे मत भागिए। तो मैं सर आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे कि आपने अभी प्री दिया था, तो प्री में ओवरऑल मतलब कितने क्वालिफाई होते हैं, रेशो आपको पता होगा सर कि कितने क्वालिफाई होते हैं प्री में? देखिए, जितनी सीट्स आती है हाँ सर। उसके 20 गुना स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं। अच्छा सर। ठीक है, जैसे इस बार अभी 110 पोस्ट आई थी, अच्छा तो सर। 110 का आप 20 गुना कर लो, तो लगभग 2200 बच्चे मेंस देंगे। देंगे सर। अब अच्छा, फॉरेस्ट की सर रेगुलरली वैकेंसीज आती है क्या, या 2-3 सालों के अंतराल में आती है फॉरेस्ट वगैरह की? देखिए, फॉरेस्ट में वैकेंसीज रेगुलर आती है। हाँ, इसमें सीट्स का थोड़ा सा बढ़ोतरी या कमी होती है। जैसे कि इस बार मतलब 2023 वाली जो थी, उसमें बैकलॉग्स के लिए एससी एसटी के लिए आई थी। उसमें शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 72 एसटी के लिए थी। अच्छा सर। और एससी के लिए शायद 56 पोस्ट आई थी। अच्छा सर। और बाकी ओबीसी जनरल के लिए वही तीन चार पोस्ट पिछले 2-3 साल से आ रही है। तो मतलब सर, बाकी मतलब ये ओवरऑल रेगुलर वैकेंसीज निकलती है एमपीपीएससी में फॉरेस्ट का, है ना सर? बिल्कुल रेगुलर निकलती है वैकेंसीज। अच्छा सर। आपका सर टोटल मार्क्स कितना रहा प्रीलिम्स में कि आप क्वालिफाई कर गए, मतलब आउट ऑफ मार्क्स वगैरह आपका? देखिए, प्रीलिम्स में मार्क्स मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे शायद सीसीए में मेरे 78 थे। और 78 क्वेश्चंस थे, और जीएस में मेरे 80 क्वेश्चंस के आसपास सही थे। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि किस ईयर से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए अगर वो फॉरेस्ट रेंजर बनना चाह रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग, मतलब अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, हॉर्टिकल्चर कर रहा है या बीटेक कर रहा है, तो किस ईयर से उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए?
देखिए मेरे अनुसार तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है। वो चीज आपकी प्रैक्टिस जो है आपकी तैयारी में दिखेगी। अच्छा सर। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर से भी स्टार्ट करते हो तो आई थिंक सफिशियंट है मेरे विचार से। प्री के लिए 3 महीने मोर देन सफिशियंट है। बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है 3 महीने में। 3 महीने में। हम तो 1 महीना करते हैं लेकिन चूंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स है इसलिए मेरी जल्दी तैयारी हो जाती है। बिगिनर्स के लिए 3 महीने काफी होते हैं। अच्छा मेंस सर। के लिए भी लगभग 2 से ढाई महीने में आप अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। हमने 28 दिन में तैयार किया था मेंस अच्छा सर, फर्स्ट। ऐसा कुछ वो सेट किया जाता है ना सर कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए तो सिलेक्शन होता है, तो आपके अकॉर्डिंग आपने कितने घंटे स्टडी किया है कि थोड़ा सा आप बता सकते हो, क्योंकि वो अपने समाज में चल रहा है कि इतने घंटे पढ़ते हैं तो ये एग्जाम होता है, तो उस टाइप से आप थोड़ा बता सकते देखिए हो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर। पहली बात तो आप रेगुलरिटी बना के रखिए। 7 से 8 घंटे रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। जैसे कंसिस्टेंसी। एग्जाम आने वाली है, एग्जाम के 1 महीने पहले तक मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जैसे कुछ बड़े सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया। हाँ सर। तो हिस्ट्री क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों भारत पढ़ने पड़ते हैं अपने को हिस्ट्री। हाँ सर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डेढ़ मतलब मैं डेली बेसिस पे बनाता हूँ टारगेट अच्छा सर। कि 1.5 घंटे मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, अच्छा सर। 1 घंटे मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, हाँ सर। 1 घंटे पॉलिटी पढ़नी है। मतलब 10 यूनिट से उसको 10 घंटे में बांटता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। सर। अब जैसे मैंने हिस्ट्री की जो यूनिट है बड़ी वाली है तो हाँ उसको सर। मैंने 1.5 घंटा दे दिया। हाँ सर। ठीक है। तो 9th 10th यूनिट जो है वो कंपेरेटिवली छोटी है, तो उसको मैंने क्या किया, 15-15 मिनट करके 45-45 मिनट में 1.5 घंटे में 2 यूनिट्स कर ली। अच्छा सर। तो क्या हो गया, 3 घंटे में 3 यूनिट्स हो गई। हाँ सर। तो इसे करके 10 घंटे में 10 यूनिट्स हो जाती मतलब है। प्रॉपर इससे फायदा क्या होता है हाँ सर। कि जो हमारा ध्यान बढ़ता है। हाँ सर। जैसे मान लो पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि यार चलो थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं। हाँ सर। अब मैंने क्या किया है, 1 यूनिट को 45 मिनट का टाइम दे के रखा है। हाँ सर। अब मैं 45 मिनट से भी 15 मिनट अगर मोबाइल चला लूंगा तो 30 मिनट में मेरा एक भी टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। हाँ सर, वो तो है। तो ये चीज आपकी जो ये जो टाइम इधर उधर जाता है वो टाइम बचाता है, और आपका जो कंसंट्रेशन रहता है वो आपकी पढ़ाई पे लगा रहता है। तो मैं हर यूनिट को रेगुलर बेसिस पे टाइम देता हूँ। अच्छा तो सर। 10 घंटे मेरे ख्याल से मोर देन सफिशियंट है। सफिशिएंट है डेली का। अच्छा सर, रिवीजन का आप क्या करते थे? संडे टू संडे रिवीजन रखते थे या फिर डेली बेसिस पे कुछ थोड़ा थोड़ा रिवीजन, ऐसा कुछ? क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है सर। हाँ देखिए, रिवीजन का मेरा ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, पूरे पहली बार में तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि सिलेबस मेरा कवर हो जाए। अच्छा सर। ठीक है। साथ में सिलेबस कवर होने के साथ साथ जो मैंने शॉर्ट नोट्स बताया, ऐसे मैं शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ सर। तो वही बात है कि पहली रीडिंग जैसे मेरा 10 दिन में हुई है, हाँ तो सर। मैं फिर अगली रीडिंग करूंगा कि अगली रीडिंग मेरी 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर अगली रीडिंग और भी कम टाइम में हो जाएगी। अच्छा तो वो सर। फिर जब बार बार आप पढ़ते हो चीजों को तो फिर आपको एक नजर मारने की जरूरत पड़ती है, और फिर आंखें आपकी स्कैन करती है, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती उन वो चीजों अच्छा को। बिल्कुल, अब इतने बार चीजें पढ़ चुके होते हैं तो ऑब्वियसली आ जाता है। अच्छा हाँ। वैसे सर, मेंस की बात करें तो मेंस में बहुत सारे डाउट्स हैं, और आज भी स्टूडेंट्स पूछते हैं, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर मेंस में आंसर राइटिंग में लिखते हैं कि ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये पूछते हैं सर। कि तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या कैसा होता है मेंस का? देखिए जो फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस है 2018 तक शायद वो रिटर्न में होता था, लेकिन आजकल ऑब्जेक्टिव होता है। हाँ सर। उसमें आते हैं आपके 150 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स का, तो टोटल रहता है 450 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। अच्छा सर। हमारे टाइम पे उसका कट ऑफ गया है फॉरेस्ट रेंजर के लिए 338 गया था शायद, या 333 ऐसा कुछ गया था कट ऑफ उसका। हाँ सर। फाइनल इंटरव्यू के मार्क्स मिला के। अच्छा तो सर। 450 नंबर का आपका मेंस होता है और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। मतलब 500 मार्क्स का आपका ओवरऑल होता है। उसमें से आपको लाने हैं 333 334 के आसपास। सिलेक्शन हो गया था 2021 में। अच्छा सर, इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा है? बस आपने नाम लिया और मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि इंटरव्यू मतलब बहुत ज्यादा क्रेज रहता है इसका कि, और डर का माहौल भी रहता है सर इंटरव्यू का कि बहुत क्या पता क्या पूछ लेते हैं, और इंटरव्यू इंग्लिश में देना पड़ता है कि हिंदी में? थोड़ा सा आप बताएं सर इसके बारे में, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए ऐसा कोई इंटरव्यू का ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको हिंदी में ही देना पड़ेगा, इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। आप अपनी चॉइस रख सकते हो, हिंदी कम इंग्लिश भी रख सकते हो। और ज्यादातर लोग इसी में रखते हैं कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी यूज कर ऑफ लेते कोर्स हैं। देयर आर, ये सर ये चीज का। अब उसमें क्या है कि अब देखिए इंटरव्यू की कोई दिशा नहीं है ना, उसका कोई सिलेबस होता है। हाँ सर। तो आप उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि इतना पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ सर। लेकिन ये ऐसा रहता है कि आप मैक्सिमम प्रोबेबल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती है, जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि यार कौन कौन से क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे। अच्छा तो ऐसे करके कुछ टॉपिक्स डिसाइड कर लेते हैं हम कि भाई जो बेसिक चीजें होती है वो चीजें हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जैसे हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, उससे क्वेश्चन पूछेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से किसान है, खेती के बारे में बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। अच्छा सर। आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो एग्रीकल्चर के बेसिक्स आप
साथ ही अगर आप किसी जॉब में हो तो आपको आपकी जॉब के बारे में बेसिक चीजें पता होना चाहिए। आप पटवारी हो, आपको राजस्व संहिता के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। हाँ सर। तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, और साथ ही साथ आप फॉरेस्ट के एग्जाम में जा रहे हो तो आपको फॉरेस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि आप मेंस में पढ़ ही लेते हो। हाँ सर। उसी को आपको रिवाइज करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन फॉरेस्ट्री से ही पूछते हैं अच्छा, मैक्सिमम फॉरेस्ट के इंटरव्यू में। एमपी का या भारत का, मतलब इंटरव्यू में आपका कोई ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा आपको आश्चर्यचकित लगा हो कि नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और मतलब अलग ही आंसर दिया हो उसका, रहा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? देखिए, इंटर आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ आ रही, क्लियर आ रही है। चूंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और वो जुड़ा है एग्रीकल्चर से, हाँ सर। तो हम क्या करते हैं, चूंकि एग्रीकल्चर में टेक्निकल चीजें पढ़ते हैं, हाँ सर। लेकिन इंटरव्यूअर को क्या होता है, अक्सर ये गलतफहमी थोड़ी सी हो जाती है कि शायद एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सेम है, तो वो एग्रीकल्चर की टर्मिनोलॉजीज पूछने लग जाते हैं। अच्छा सर। तो फिर थोड़ा सा मुझे वहाँ पे इशू हुआ था, लेकिन मैंने फिर सर से बोला था कि सर, चूंकि मेरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है और ये चीजें जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो बीएससी एग्रीकल्चर होता है, तो फिर सर ने वहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर किया था, और फिर मेरे बैकग्राउंड पे आए थे कि आप बताओ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का फॉरेस्ट में कैसे यूज करोगे। अच्छा सर, तो इसके मार्क्स आपको इंटरव्यू में टोटल अच्छा स्कोर रहा था इंटरव्यू का, या थोड़ा सा लोएस्ट रहा है, या मेंस ने प्रॉपर उसको ढक के रखा देखिए, अच्छा भी नहीं बोल सकते, लोएस्ट भी नहीं बोल सकते। मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस थे वहाँ पे शायद उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था मेरे इंटरव्यू पे। है? अच्छा सर। तो मुझे 50 में से 24 मार्क्स मिले था आउट ऑफ 50। वैसे सर तो क्वालिफाई कितने लगभग मार्क्स में हो जाते 50% हैं? मार्जिन था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्वालिफाई कितने मार्क्स में हो जाते हैं सर वैसे, कि इतने मार्क्स होना चाहिए इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मेन आपके मेंस में नंबर होना चाहिए। मेंस में आप जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो, अच्छा सर। आपको उतना कम एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। अच्छा सर। क्योंकि मेरे मेंस में 316 मार्क्स थे, तो 24 मार्क्स मिला के मेरे 340 मार्क्स हो गए थे, अच्छा सर। तो क्वालिफाई के लिए वो सफिशियंट थे। हम्म। अगर आपके मतलब ऐसे भी हैं जिनके 306 305 नंबर थे, लेकिन उनको इंटरव्यू में 40 मार्क्स मिले, वो भी क्वालिफाई हुए हैं। अच्छा सर। तो आपके मेंस के मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था फिर आपका मतलब देंगे, या फिर 10 मार्क्स भी मिल सकते हैं। अच्छा सर, तो मैं ये पूछ रहा था सर, आपने 2021 में एग्जाम दिया था और अभी 2024 में आपको ज्वाइनिंग मिल रही है, मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? तो इतना लंबा टाइम सर आपने कैसे मतलब इसको निकाला, इस टाइम पीरियड को क्या किया सर मतलब? देखिए, एग्जाम 2021 में नहीं हुआ था। अच्छा सर। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो लॉकडाउन की वजह से और जो रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा था एमपीपीएससी में, अच्छा सर। उस वजह से जो एग्जाम्स डिले हुई थी 2020 के बाद से लगातार, अच्छा सर। तो वो एग्जाम क्या है कि 2022 तक कंप्लीट हुई है। अच्छा सर। तो जो 2021 वाला प्रीलिम्स था हाँ वो सर। हुआ था जून 2022 में। अच्छा सर। तब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं लास्ट ईयर में था उस टाइम पे। अच्छा सर। तो जैसे 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं इंदौर आया, तो लगभग 1 साल का अंतर था प्री और मेंस में। अगस्त 2023 में उसका मेंस हुआ, अच्छा सर। और मई 2024 में उसका इंटरव्यू हुआ था। तो इस दौरान मैं सिविल की तैयारी में लगा हुआ था, तो उतना ज्यादा मुझे डिले नहीं लगा। अच्छा और सर। चूंकि बाकी सब की एज मेरे से ज्यादा थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो अभी नया नया हूँ यहाँ पे। कंटिन्यू चल रहा था मतलब सब? हाँ, कंटिन्यू लगभग एग्जाम्स हर 2-3 महीने, हर 2-3 महीने में कोई ना कोई सी एग्जाम्स हो रही थी, प्री आ रही थी, मेंस आ रहे थे। अच्छा सर, आपको कभी ऐसा नहीं लगा, बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं इंदौर और घर आ जाते हैं वापसी, वहाँ का धुआं देख दाख के सब घर वापसी आ जाते हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा चलो यार अब घर चलते हैं, बहुत हो गया 2021 से 24, अब मतलब लगता है ना सर एक टाइम के बाद कि चलो अब चलते हैं, कहाँ तक पढ़े मतलब लगने लगता है, तो आपको कभी देखिए, ऐसा डिमोटिवेशन नहीं हुआ? लगता है, और मैंने खुद के लिए रखा भी एक ही अटेम्प्ट था। मैं सिर्फ इसी के रिजल्ट की ही वेट कर रहा था, अच्छा सर। और साथ में मैं अल्टरनेट सोर्स भी ढूंढ रहा था कि यार, हालांकि करना मुझे यही था, तो इसलिए मैं इसी फील्ड से जुड़ा रहना चाहता था। अच्छा सर। तो मैं आगे पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए भी ट्राई कर रहा था कि अगर मान लो इसमें नहीं होता है, तो आगे मैंने और व्यवस्थाएं लगा के रखी थी कि अच्छा सर। अगर इसमें नहीं होता है तो मैं आगे कुछ अल्टरनेट ट्राई करूंगा। अच्छा सर। लेकिन इतना था कि पहले इसके रिजल्ट का वेट कर लेते, मतलब मन में कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार, हो इस बार जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। हो जाएगा ऊपर वाले का। हाँ सर, तो अभी सर मैं आपसे मतलब फिजिकल जो आपका वेरिफिकेशन हुआ, अभी आप रनिंग में गए, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा सर रनिंग का, थोड़ा सा आप बता सकते हो क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रनिंग में ऐसा है हाँ कि सर। आपको 25 किलोमीटर चलना होता है हाँ सर। 4 घंटे में।
तो आपके जो इनिशियल 2 घंटे होते हैं हाँ सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छा सर। क्योंकि स्टार्टिंग के 2 घंटे में आपके पास एनर्जी अच्छी खासी होती है। बिल्कुल। उसके बाद फिर जैसे ही थकावट आने लगती है तो आपके कदम भी फिर धीरे होने लगते हैं। हाँ सर। तो 2 घंटे में आप जितना ज्यादा कोशिश कर सकते हो उतना ज्यादा आप खींचने की कोशिश करो। मतलब 6 बजे से स्टार्ट हुआ था हमारा वन विहार में, मॉर्निंग में। 4 किलोमीटर का। हाँ, वन विहार जो भोपाल है हम्म वहां पे हुआ था। हम्म। 4 किलोमीटर का ट्रैक होता है, आपको 6 राउंड लगाने होते हैं और एक फिर एक राउंड 1 किलोमीटर का राउंड अलग से होता है। अच्छा सर। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हर 1 किलोमीटर पे आपको 2 मिनट के लिए हल्की सी जॉगिंग करनी है। अच्छा। ठीक है, तो होता क्या है कि स्टार्टिंग के 2 घंटे में अगर आप 15 किलोमीटर, 14-15 किलोमीटर कवर कर लेते हो, हाँ सर। मतलब हमने 3 घंटे में 20 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया था। वाह सर। तो आखिरी के 1 घंटे में आपके पास क्या होता है कि उतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता। जैसे लास्ट के 2 किलोमीटर बचे थे उस टाइम पे मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द करने लगे थे। अच्छा सर। तो मैंने अपनी स्पीड स्लो कर ली, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि आपको अगर कोई क्रैम्प आ जाए या फिर आपको पैर में मोच लग जाए तो वो फिर ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लास्ट में आधा घंटा बचा था, 2 किलोमीटर बचे थे, तो फिर मैंने स्पीड स्लो करके 1 किलोमीटर को 15 मिनट के आसपास ले गया। तो मेरा 3 घंटे और 54 मिनट के आसपास मैंने अपनी रनिंग कंप्लीट कर तो ली थी। मतलब नजदीक ही था, 3 घंटे 54 हाँ, मिनट तो वो मैं लास्ट में नजदीकी लेके गया, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए थी। अच्छा और अच्छा। लगभग सभी लोग इसी ड्यूरेशन में आए थे। तो वो चीज फिर आपकी प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि हमारी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, अच्छा सर। इस वजह से भी ज्यादा टाइम लगा। तो आपको 10-12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेनी चाहिए अच्छा 10-12 दिन पहले। अच्छा अच्छा सर, जितने आपके साथ दौड़ने के लिए गए थे सारे क्वालिफाई हुए या कुछ रह गए? सारे सारे क्वालिफाई हुए हैं, और वहाँ पे जो ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी थे वो भी बता रहे थे कि पिछले 17-18 साल से हम लोग फिजिकल ले रहे हैं, अच्छा आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई डिस्क्वालीफाई हुआ है। अच्छा। सभी क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जुनून भी होता है, साथ ही साथ वहाँ पे कोई कंपटीशन तो होता नहीं है, सबको साथ में ही करना है। 4 घंटे में दोस्ती हो यारी गया सर? रहती है तो सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, मोटिवेट करते हुए चलते हैं, तो हो जाता है इजीली। तब सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मतलब ओवरऑल इंटरव्यू का। काफी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस तो रहा। सर आप अकेले गए थे इंटर मतलब, या कोई साथ में था ऐसा रनिंग करने के लिए, कोई मतलब घर से कोई गया हो ऐसा? देखिए, हमारे साथ में जो भी रनिंग करने मतलब जब हम मॉक इंटरव्यू देते हैं उस टाइम पे ही काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, साथ ही हमारा ग्रुप भी पहले से बन गया था। अच्छा। तो लगभग सभी लोगों से अच्छी खासी जान पहचान दोस्ती यारी हो गई थी, तो हम लोग ग्रुप में ही ऐसे बातें करते करते मतलब 3-4 का ग्रुप बना लिया, हाँ सर। और ग्रुप बना के ही आपस में चलते रहते थे हम लोग। अच्छा सर, तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जी। सर अभी आपका टोटली सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, मेडिकल पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है मे बी, है ना सर? हाँ, अभी मेडिकल हमारा बाकी है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल हो चुका है। अच्छा सर। तो और सर सैलरी का थोड़ा सा बता सकते हो क्या कैसा रहता है? अब तो आपको पता लग गया होगा कि सैलरी क्या रहती है और क्या अलाउंसेस रहते हैं, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में। देखिए, सैलरी का मैं अभी कंफर्म तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो मुझे पता चला है मेरे सीनियर्स के थ्रू, वो मतलब 3600 ग्रेड पे की जॉब है। अच्छा सर। तो आपकी इनिशियल सैलरी लगभग 45,000-50,000 के आसपास आपकी इनिशियल सैलरी आती है ट्रेनिंग के दौर में। अच्छा सर। उसके बाद फिर अलग से जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको सैलरी के साथ रहने के लिए आवास मिलेगा, अच्छा सर। 4 व्हीलर गाड़ी मिलेगी, 3 स्टार वर्दी मिलेगी, साथ ही सर्वेंट्स भी मिलते हैं, कुक वगैरह मिलेंगे। अच्छा तो सर। ये सारी फैसिलिटीज रहती है आपके लिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है मतलब। बिल्कुल। अच्छा। तो सर मतलब जो फॉरेस्ट रेंजर है तो ये एमपी ऑल ओवर एमपी एमपी में है, तो एमपी में ही आपका चार्ज रहेगा कहीं भी मतलब कि एरिया वाइज भी मिल हाँ, जाता है? आपका चार्ज एमपी में ही रहेगा। अच्छा सर। तो ऐसा कोई रिजर्व रिजर्व वगैरह मिलता है क्या मतलब पर्टिकुलर, जरा आप जैसे खंडवा से हो तो प्रॉपर खंडवा ही डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या फिर वो अलग डिस्ट्रिक्ट वगैरह मिलते हैं, ऐसा कुछ रहता है क्या? देखिए, इसमें क्या है, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है। अच्छा सर। होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा आपको एमपी में कहीं भी मिल सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको यहाँ मिलेगा। अच्छा सर। तो ऐसा ओवरऑल मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जी। तो सर घर वाले तो मतलब पिताजी का तो प्रॉपर मतलब बोल ही रहे होंगे कि निकल गया है तो। देखिए, घर वालों का तब ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमारे यहाँ मैंने जैसे बताया कि काफी पिछड़े एरिया से आते हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब लगना एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मतलब हमारे यहाँ पहले तो किसी को जॉब के बारे में बात नहीं पता चला, पहले तो लोगों ने यही बोला कि उसकी सरकारी नौकरी लगी है। अच्छा सर। बाकी हाँ, बाकी फिर जब दूसरे लोगों ने मतलब जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनके कॉल्स आए, हम्म। और बाकी दूसरे लोगों को कॉल्स आए, तो फिर पता चला गांव वालों को और बाकी लोगों को भी कि नहीं यार, कुछ बड़ी एग्जाम निकाली है। अच्छा सर। तो घर वाले भी अब थोड़े संतुष्ट हैं, वो भी बोलते हैं कि यार काफी मेहनत कर ली, अब रिलैक्स कर, अब ज्यादा दिमाग दिमाग को थोड़ा सा शांत रख, अब ज्यादा लोड मत लिया कर। तो
सर मतलब आप जिसको भी पता लग रहा है रेंजर की पोस्ट है तो वो तो सर मतलब नेक्स्ट लेवल सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। सर तो सर अभी भी आप स्टडी करते, अभी भी कर रहे हो क्या स्टडी कंटिन्यू? अभी स्टडी कर तो रहा हूँ लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही है मेरे अंदर, मतलब जो सिलेक्शन से पहले थी, जो एक सिलेक्शन की भूख होती है ना, वो अभी नहीं आ पा रही। तो अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि वो भूख को वापस जगाऊं, थोड़ा सा एसीएफ के लिए जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सर। बाकी फिर देखते हैं। अच्छा सर, एसीएफ जो है पूरा सेंट्रल लेवल का होता है ना सर, कि स्टेट का ही है? नहीं, एसीएफ भी स्टेट लेवल का ही रहता है, लेकिन जो एसीएफ का ग्रेड पे रहता है वो रेंजर के मुकाबले ज्यादा रहता है। मतलब रेंजर का ग्रेड पे 3600 रहता है, अच्छा सर। एसीएफ का 5400 ग्रेड पे रहता अच्छा है। सर। एसीएफ का मेन काम सुपरविजन का रहता है। अच्छा एसीएफ सर। का ऐसा रहता है कि उसके अंडर में 2 से 3 रेंजर रहेंगे, तो वीक में 2 दिन या 3 दिन वो हर रेंज में जाके सुपरविजन का काम करते हैं। साथ ही वो डीएफओ और रेंजर के बीच जो एक मध्यस्थ रहता है उसका काम करते हैं। सर आपके नीचे कितने लोग वर्क करते हैं? एक फॉरेस्ट रेंजर के नीचे कितने लोग वर्क करते हैं? देखिए, हमें लगभग 40-50 का स्टाफ तो हमारे रेंज में ही मिलेगा। अच्छा सर। साथ ही जो एक हिरार्की चलती है, जैसे रेंजर है, रेंजर के नीचे लगभग अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, वो रेंज के अनुसार वेरी करता है कि रेंज आपकी कितनी बड़ी है। अच्छा सर। तो रेंजर के अंडर में रहते हैं डिप्यूटी रेंजर, जो 2 स्टार ऑफिसर्स रहते हैं। अच्छा सर। डिप्यूटी रेंजर के नीचे फॉरेस्टर्स रहते हैं, और फॉरेस्टर्स के नीचे रहते हैं फॉरेस्ट गार्ड, जो व्यापम वैकेंसी निकालता है, सुना होगा आपने। हाँ सर बिल्कुल। तो तो एक प्रॉपर हिरार्की चलती है। अच्छा सर, तो बाकी आप लोग के जो भी क्वेश्चन हो आप आस्क कर सकते हो। बहुत ओवरऑल सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं सैल्यूट करता हूँ सर को। मतलब 2021 से जो 2024 तक प्रॉपर स्टडी और पेशेंस बहुत बड़ी बात होती है। सर आप कुछ बोलना चाहोगे एक एग्रीकल्चर, क्योंकि मेरा प्रॉपर एग्रीकल्चर का चैनल है और एग्रीकल्चर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर, बिल्कुल मेरी एज के हैं, 18-24 की एज के बहुत सारे बच्चे हैं। तो सर वो डिमोटिवेट भी होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, जेएनकेवी में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, क्या इन्वायरमेंट है आपको बहुत अच्छे से पता है। तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट कुछ आप बता सकते हैं कुछ उनके लिए? देखिए, हमारे यहाँ फॉरेस्ट्री में ऐसा है, हाँ जो सर। फॉरेस्ट रेंजर और एसीएफ है, हाँ सर। यहाँ पे जो रेशियो है बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, हाँ सर। वो दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। मतलब अक्सर लोग यही बोलते हैं, जैसे मैं भी गया था इंटरव्यू देने, तो जेएनकेवीबी का नाम सुन के ही मतलब इंटरव्यू पैनल भी मतलब मॉक वाले रहते हैं, वो भी बोलते हैं कि यार ये जबलपुर वाले या एग्रीकल्चर वाले क्या करके आते हैं। बोले एग्रीकल्चर मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज में यही लोग ज्यादा दिखते हैं। अच्छा सर। जैसे हमारे सीनियर्स भी हैं बीएससी एग्रीकल्चर से, आशीष विजयवाड़ सर, उन्होंने रैंक 1 मारी थी। अच्छा सर। इसके अलावा भी और भी सिलेक्शन हुए हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर से होते हैं। अच्छा सर। तो वो आपको बेसिक चीजें, चूंकि फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर को आपस में संबंधित माना जाता है, तो उसका आपको इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, अगर आप बेसिक चीजें सही से बता देते हो तो। अच्छा। अच्छा वैसे सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपने बीटेक ही क्यों चूज किया? आपने बीएससी एग्रीकल्चर क्यों नहीं चूज किया? और आपने बीटेक कैसे लिया? आईसीआर से मिला था कि एमपीपीएटी एग्जाम से मिला था? थोड़ा सा इसका भी आप बताएं थोड़ा। देखिए, मैंने जैसे 12th पास किया था, तो मेरे पास कोई पर्याप्त प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। हाँ सर। फिर मुझे एक रिश्तेदार के थ्रू पता चला है कि एग्रीकल्चर के लिए पीएटी नाम से कोई सी एग्जाम होती है। अच्छा सर। तो मैं आया था पीएटी की तैयारी करने। अच्छा सर। इंदौर आया, मैंने पीएटी में एडमिशन लिया, लेकिन मेरे 12th में चूंकि परसेंटेज अच्छे थे, मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। वाह सर, तो वाह। यहाँ पे आके कोचिंग वाले थोड़े से इम्प्रेस हो गए। उन्होंने बोला कि आपको तो आईसीआर की तैयारी करनी चाहिए। वहां अच्छा पे सर। मैंने पहली बार शब्द सुना आईसीआर, अच्छा सर। कि यार नेशनल लेवल पे ये वाली एग्जाम होती है। हाँ सर। आईसीआर के बाद फिर उनको थोड़ा और कुछ दिखा, हाँ सर। तो उन्होंने फिर बोला कि यार तुम तो जेई की भी तैयारी कर सकते हो। तो उन्होंने थोड़ा सा एक 8-10 लोगों को निकाल के अलग से पेज बना दिया। अच्छा सर। तो मेरा चूंकि मैथ्स में मेरे 100 मार्क्स से 12th में, तो मैथ्स से मतलब शुरुआत से मुझे बहुत प्यार रहा है। अच्छा सर। तो मतलब मेरा क्या है कि बैकग्राउंड, जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर अच्छा सर। है, और मैथ्स से प्यार शुरू से रहा है मेरा, जैसे मैंने बताया। हाँ सर। तो मुझे दोनों चीजों को लेके चलना था, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चूज किया। अच्छा सर, ऐसा मतलब क्योंकि एग्रीकल्चर से बीटेक आप थोड़ा सा बीटेक थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है सर बीएससी हम्म। एग्रीकल्चर से। तो हाँ, डिफरेंस है। हाँ सर, तो इसलिए मैंने सोचा कि सर का दूसरी बीटेक बात है। ये भी है कि यहाँ पे क्या होता है, बैकअप थोड़ा सा अच्छा रहता है। बीटेक के बाद क्या है कि आप गेट दे के सीधे आईआईटी जा सकते हो, हाँ सर। हायर एजुकेशन दे के। जैसे मेरे फ्रेंड्स गए हैं, लगभग 3 से 4 लोगों का भी प्लेसमेंट हुआ है। एक फ्रेंड मेरा अभी यूएई में प्लेस्ड हुआ है, 41 लाख का पैकेज लगा है उसका, आईआईटी मुंबई से। अच्छा सर। मेरा रूममेट था। सर। एक फ्रेंड है मेरा, उसका 14.5 लाख का पैकेज लगा है, अच्छा एक सर। का लगभग 12.5 लाख के आसपास है। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास अच्छी रहती है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसको रुक ही नहीं किया। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि सोशल मीडिया से कैसे बचे? ऐसा कुछ रहता है कि आप सोशल मीडिया चलाते थे या यूज करते थे? ऐसा कुछ भी था क्या उस टाइम जब आप स्टडी करते थे?
देखिए मैं यूज तो करता था, हम्म, लेकिन वो है कि आपको कंट्रोल में रखना चाहिए चीजें। अच्छा सर। जैसे मैंने बीच में 1 साल के लिए व्हाट्सएप बंद कर दिया था। हाँ सर। अच्छा, तो पूरा मतलब सब मतलब बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल व्हाट्सएप बंद कर दिया था। जो भी मेरा होता था वो टेलीग्राम पे रहता था। जैसे कॉलेज की भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी तो मेरे दोस्तों ने मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका भी काफी अच्छा सहयोग रहा मेरे साथ। अच्छा सर। उन्होंने टेलीग्राम पे अलग से ग्रुप ही बना दिया था, व्हाट्सएप लेस लोग। मेरे पास आज भी वो ग्रुप है कि आप मतलब जो लोग, मतलब मेरे दोस्तों ने भी बंद कर दिया था, तो जो लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते थे उनको सारी सूचनाएं टेलीग्राम पे मिलती थी। आप लोग देख सकते हो एक दोस्त का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब रोल होता है। सर के जितने भी दोस्त रहे हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान उनका भी रहा है सर की सक्सेस में। सर, सही बोल रहा हूँ बिल्कुल ना? बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल रहा है। कहीं ना कहीं सर मतलब सब मतलब जो मोटिवेशन एक होता है ना, मतलब बीच बीच में जैसे डिमोटिवेट होता था कि यार एक जॉब चाहिए, हाँ इधर पता नहीं क्या होगा, इनसिक्योरिटी फील होती है। हाँ तो मतलब हर 8 दिन 12 दिन में किसी का ना किसी का कॉल जरूर आएगा और यही बोलते थे कि देख हमारी जॉब लग गई है, तुझे फाइनेंशियल कोई भी दिक्कत है हाँ सर। किसी भी टाइम पे फोन लगाना। और अक्सर मेरी मदद की भी है उन्होंने कि मतलब जब भी जरूरत पड़े, मतलब किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई अभी पैसे नहीं है। अगर उनके पास नहीं रहेंगे तो वो किसी से लेके मदद करेंगे, लेकिन वो काफी ज्यादा सहयोग रहा। और आज भी हमारा ऐसा है हाँ सर। कि जैसे मैं बता दूं अभी कि हमारे जो बेचमेट्स हैं हाँ सर। वो मंथ की फर्स्ट संडे फिक्स रहता है कि हम लोग आज भी जूम मीटिंग करते हैं सभी लोग, और वही सारी बातें जो कॉलेज टाइम में चलती थी वो अभी भी चलती है। अच्छा सर। जब भी फोन लगाते कॉन्फ्रेंस कॉल करते 2 घंटे 3 घंटे ऐसी ही बातचीत चलती है। अच्छा तो एक दोस्तों का एक अहम रोल रहता है आपको मोटिवेट करने में। सर, सैल्यूट है सर आपके ऐसे दोस्तों को। मजाक नहीं कर रहा सर, क्योंकि आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हो, बहुत बड़ा योगदान रहा है सर सब चीज़ों में, है ना? वैसे बिल्कुल। सर मैं आपसे एक चीज़ तो पूछना भूल ही गया, क्योंकि मैंने सर जो इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, ये ना तो मैंने प्रॉपर चीज़ें लिख रखी है, मैं जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है वही पूछ रहा हूँ। ट्रेनिंग का क्या रहा सर? कहाँ ले गए आपको ट्रेनिंग के लिए? देखिए अभी ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट नहीं हुई है। ट्रेनिंग होगी जब अभी हमारा मेडिकल होगा। अच्छा सर। मेडिकल के बाद फिर एक ट्रेनिंग एकेडमी अलॉट होगी। अच्छा सर। और ट्रेनिंग एकेडमी में फिर 18 महीने की ट्रेनिंग चलेगी। हालांकि दूसरे लोगों से सुनने में तो आ रहा है कि ट्रेनिंग जो होती है हाँ सर। सबसे बेस्ट होती है। लगभग 1.5 साल में आपको लगभग पूरा इंडिया कवर हो जाएगा आपको घूमने में। हाँ, मैंने भी सुना है मतलब सर। ऐसी ऐसी जगह पे घूमने को मिलेगी जहाँ पर नॉर्मल पीपल्स के लिए अलाउ भी नहीं होता है। जैसे नेशनल पार्क में रिजर्व एरियाज हो गए, हम्म। नीलगिरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, हम्म। लक्षद्वीप हो गया, समुद्र में स्कूबा डाइविंग वगैरह हो गया। तो मतलब बहुत सारी चीजें रहती है उसमें। सर, इसका कुछ एमपीपीएससी का जॉब्स का कुछ बॉन्ड होता है क्या? ऐसा कुछ कितने इयर्स का बॉन्ड हाँ, वगैरह? फॉरेस्ट सर्विसेज में बॉन्ड होता है क्योंकि ट्रेनिंग पे एमपी गवर्नमेंट आपके ऊपर अच्छा खासा खर्च करती है। अच्छा सर। लगभग 12 से 13 लाख रुपए के आसपास आपका पर पर्सन? खर्च होता है आपके ऊपर, 1 पर्सन के ऊपर ट्रेनिंग में। अच्छा सर। तो आपको ये थोड़ा बॉन्ड बनना पड़ता है कि भाई जैसे मेरा फॉरेस्ट रेंजर में हुआ है, आगे चल के अगर मुझे सिविल सर्विसेज में कोई सी पोस्ट मिल जाती है, मैं फॉरेस्ट रेंजर छोड़ता हूँ, अच्छा तो सर। मुझे वो बॉन्ड बनना पड़ेगा। अच्छा सर। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज में ही आगे की पोस्ट में सिलेक्ट हुए, जैसे हाँ। मैं रेंजर हूँ, अगर मुझे एसीएफ के लिए सिलेक्ट चुना गया है अच्छा सर। तो फिर मुझे वो बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। अच्छा सर। मतलब आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी डिपार्टमेंट में जाते हो तो तो वो आपको वो बॉन्ड भरना पड़ेगा। ऐसा रहता है पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो हाँ। आप लोग देख लो भाई, अगर आप सोच रहे हो फॉरेस्ट रेंजर का, तो प्रॉपर डेडिकेट होके तैयारी करो। मैं सर का इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दूंगा, आप डाउट उनसे जो भी हो आस्क कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरे सर ओवरऑल स्टूडेंट्स, आपको पता होगा अगर आपने मेरा चैनल देखा होगा, पीएटी का आईसीआर का है जो भी फर्स्ट ईयर हाँ सेकेंड ईयर हाँ, में देखा चल है रहा है। मैंने। तो अगर आपकी माइंड बन रहा है तो बिल्कुल आप एमपीपीएससी में जा सकते हो, ये भी रेगुलर बेसिस पे आती है ना? तो बाकी सर की गाइडेंस आपको प्रॉपर मैंने डिफाइन कर दिया है वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चन आस्क कर लिए हैं, और जो क्वेश्चन रह गए हो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं सर से पूछ लूंगा या सर से आप पूछ लेना, ठीक है? बाकी सर आपको सैल्यूट है सर, मतलब सच में सर, थैंक यू भाई, मैं थैंक यू। आपका लगातार फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपीपीएससी फॉरेस्ट रेंजर बहुत बड़ी बात होती है सर। मैं छतरपुर से हूँ, तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स अब 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल अब छोड़ ही दिया, घर पे खेती करने लगे, तो बहुत सारे बहुत बड़ी बात होती है सर। मतलब आप निकल गए और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना बहुत बड़ी बात है। इस टाइप से आपने मेहनत की होगी, मुझे नहीं लगता सर बहुत आसान रहा होगा। लोगों को लगता ज़रूर होगा कि 12 रैंक आ गई है, बहुत आसान नहीं रहता सर ये चीज़ें, शायद आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा सर। एक कमरे में देखिए आप आसान तो कुछ भी नहीं होता है। वही बात है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी चाहिए होता है तो आपको तपना जरूर पड़ेगा। बिल्कुल सर, आप एक कमरे में बंद हो, और त्योहारों में भी सर घर जाया करते थे कोई फेस्टिवल्स या नहीं? इंदौर में ही सब कुछ? फेस्टिवल फेस्टिवल्स पे देखिए मैं घर जाने को एक मोटिवेशन के तौर पे लेता था। जैसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है अच्छा सर। तो बिल्कुल एक बार घर होके आओ, घर की कंडीशंस देखो, माता पिता की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो देखो। मेरे लिए मोटिवेशन का जरिया ही वही था, तो मैं त्योहारों पे घर जरूर जाता था।
मतलब पढ़ाई और दूसरी चीजें, इन दोनों में संतुलन बना के चलो। जैसे घर गए हो, 4 दिन घर गए हो, हाँ सर। घर पे कोई पढ़ाई नहीं, बिल्कुल चिल करो, खेत में जाओ, खेत में काम करो, दोस्तों से मिलो जुलो, लेकिन वापस यहाँ पे आओ, वापस फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट। जैसे एक वो होता है ना कि पढ़ाई में कभी ऐसा होता है कि मन नहीं लगता, हाँ दिन सर। में 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो बिल्कुल घर चले जाओ, फ्रेश माइंड होके आओ, उसके बाद फिर वापस से स्टार्ट करो, तो वो आपकी इंटेंसिटी वापस आ जाएगी। ऐसा रहता है। अच्छा सर, आपके संपर्क में कोई ऐसा है जो आईएफएस वगैरह क्लियर किया हो, डीएफओ हो, है कोई ऐसा संपर्क में? हाँ, मेरा ही दोस्त है जो जबलपुर में मेरा रूममेट था, भावेश पटेल नाम है, फॉरेस्ट्री, बीएससी फॉरेस्ट्री से था, जबलपुर से ही। अच्छा सर। उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी आईएफएस। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वो इंटरव्यू देके आया था यूपीएससी का। अच्छा सर। अनफॉर्चुनेटली फाइनल अटेम्प्ट में वो 13 मार्क्स से उनका नहीं हो पाया। अच्छा सर। उसका रीजंस भी था कि अभी वो एमएससी कर रहा है वाइल्ड लाइफ साइंस, जो सेलिबली इंस्टीट्यूट है अच्छा सर। कोयम्बटूर, अच्छा सर। वहां से। अच्छा सर। तो वो 2 एग्जाम्स को एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। हाँ सर। बाकी फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में वो यूपीएससी में इंटरव्यू देके आए हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर। और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल आने वाले समय में आईएफएस बन के आएंगे हमारे बीच। यस सर, तो बिल्कुल मैं सर। बिल्कुल आपको बताऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो सर आपको सर और बधाई देता हूँ कि सर आप बिल्कुल एसीएफ जाओ, आईएफएस जाओ, क्योंकि आपका सर डेडिकेशन लग रहा है सर। आप मतलब एक व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है ना सर, वो सब व्यक्तित्व पूरा डिफाइन कर देती है सर, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो ऐसा रहा इंटरव्यू, ठीक है। आप लोग कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। तो धन्यवाद, बिल्कुल सर। आपने इस काबिल हमें समझा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा मत बोलो सर, हमारा छोटा चैनल है, बस आप आए सर, इतनी बहुत बड़ी बात है सर। अरे भाई, चैनल पे आना बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। मैं बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट टाइम मेरे मेरे लिए ये एक्सपीरियंस रहा है।